तो अब हम लोग थोड़ा सा लास्ट क्लास का एक पॉइंट डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। कल हमारी क्लास है, बिल्कुल क्लास है, E1 E2 की साथ में कंबाइंड है, ठीक है। दो बैचेस इवनिंग वाले कंबाइंड है। तो E2 वाले बैच में, सॉरी अपना बैच कौन सा, अपना E2 है शायद, ठीक है। E1 वाले बैच में क्लास थी आज, तो अपनी नहीं होती तो हम आगे पीछे हो जाते, इसीलिए मैंने क्लास ले ली ताकि दोनों बराबर चले और दोनों का कल एक कलेक्टिव क्लास हम ले पाए, ठीक। 10:30 स्टार्टिंग टाइम रहेगा हमारा क्लास का। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने जो देखा था उसको एक बार फटाफट से अपन देखते हैं। इधर आखिर में अपन एक इंपॉर्टेंट चीज मार्क कर रहे थे, ये जो रिलेशन लिखा था, है ना, उसको डिफरेंशिएट करके ये फॉर्मेट आया था, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसा लिख दिया है, डीके बाय के। डीके क्या है? चेंज, चेंज इन रेट कांस्टेंट, और के क्या है? जो ओरिजिनली था। तो ओरिजिनल रेट कांस्टेंट ये है और उसमें इतना चेंज है, तो चेंज ओवर ओरिजिनल इनटू 100 करते तो परसेंटेज चेंज कहलाता, इनटू 100 नहीं किया तो परसेंटेज के बजाय फ्रैक्शनल चेंज कहलाता है। ये फ्रैक्शनल चेंज को हमने टेम्परेचर के उस इंटरवल से भी डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब ये कि फ्रैक्शनल चेंज पर यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर, या जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो फ्रैक्शनल चेंज इन के फॉर पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, इज गिवन बाय दिस रिलेशन। तो एक बार के लिए मैं लैंग्वेज को परसेंटेज चेंज वाली लैंग्वेज बोलूंगा, आपको ज्यादा रिलेट होता है। तो अगर हमारे पास में ये जो 2 पॉइंट तो लिखेंगे, 2 पॉइंट्स को बता रहा हूं मैं, सब बच्चे बहुत ध्यान से सुने, रिकैप ले रहे हैं हम लोग। अगर हमारे पास में दो रिएक्शन हो रही है सेम टेम्परेचर पे, 25 डिग्री पे ए से बी, 25 डिग्री पे सी से डी, ठीक है, सेम टेम्परेचर पे दो रिएक्शन हो रही है, तो टेम्परेचर वाला पार्ट दोनों में सेम, आर कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी दोनों की अलग अलग है। तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ये वाला पार्ट तो सेम चला गया, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी उसके अंदर टेम्परेचर के चेंज के साथ में परसेंटेज चेंज इन के ज्यादा होगा, ये वही लिखा हुआ है, परसेंटेज चेंज इन के फॉर पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर। So this is directly proportional to EA when temperature is kept same. तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा वो टेम्परेचर की तरफ सेंसिटिव ज्यादा, यानी कि 25 से 25.01 दोनों रिएक्शन में हम करें, दोनों 25 पे थी, दोनों का टेम्परेचर 25.01 डिग्री सेल्सियस किया, जैसे ही 0.01 का इंक्रीमेंट आया, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है वो ज्यादा सेंसिटिव, उसका के ज्यादा बड़े फैक्टर से बदल गया, जैसे मान लो उसका के 1.2 टाइम्स हो गया, और जिसका ये कम था उसका 1.1 टाइम्स ही हुआ। तो बढ़े दोनों के लेकिन परसेंटेज चेंज या वो जो फैक्टर है मल्टीप्लिकेशन का वो बड़ा आएगा जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ी है उस वाले केस में, ठीक है। तो हायर इज द एक्टिवेशन एनर्जी, ग्रेटर इज द परसेंटेज चेंज फॉर सेम चेंज ऑफ टेम्परेचर। दूसरा सिनेरियो, दो अलग अलग रिएक्शन नहीं हो कि एक ही रिएक्शन हो, एक ही रिएक्शन मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट, तो फिर टेम्परेचर के साथ में परसेंटेज चेंज का क्या रिलेशन आ रहा है? इनवर्स रिलेशन आ रहा है, यानी कि एक गिवन रिएक्शन जब लोअर टेम्परेचर पे कैरी आउट की जाएगी तो यहां पे टेम्परेचर की वैल्यू छोटी डलेगी और ये रेशियो बढ़ाएगा, यानी कि परसेंटेज चेंज और पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा आएगा। वही चीज अगर हम देखते हैं हायर टेम्परेचर पे, जब ये टेम्परेचर बड़ा होगा हायर वैल्यू डालेंगे तो ये रेशियो छोटा हो जाएगा, सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, यानी एक रिएक्शन 25 डिग्री पे हो रही थी और वही रिएक्शन फिर 100 डिग्री पे की जा रही है, तो 25 डिग्री पे उसका टेम्परेचर डीटी अमाउंट यानी 0.01 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, 25 से 25.01 कर दिया, और उसी रिएक्शन को 100 पे 100 से 100.01 कर दिया, दोनों में डीटी डीटी का इंक्रीमेंट सेम है हमारा, लेकिन लोअर टेम्परेचर पे वो ज्यादा सेंसिटिव है, यानी कि वहां का जो 0.1 है 25 से 25.01 उसमें रिएक्शन की रेट ज्यादा तेजी से बढ़ेगी, 100 वाले टेम्परेचर में इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी। ये पॉइंट हमारा, ठीक है। नहीं आज मैथमेटिक्स की क्लास नहीं हुई है सर, ये तो रिकैप हो गया हमारा, इसके आगे कुछ पढ़ लिया था कि हमने, बस ये पॉइंट लिखिए दो, ठीक है। तो शुरू कर दें। एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूं क्योंकि सभी बैचेस में बताई है, वो आपको भी बता देते हैं, नोट नहीं करने की बस वो।
ये समझ नहीं आ रहा है कि इसके अंदर बाउंड्री गायब क्यों हो जाती है। चलो जो भी, तो सब बच्चे इधर ध्यान से सुनेंगे। हम लोग एक केस समझ रहे हैं, जो पीछे बताया था उसी का एक यूज है ना, नोट नहीं करना है। मान लो एक रिएक्शन है, ए से रिवर्सिबली बनता है बी, और इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी ई एफ, बैकवर्ड डायरेक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी ई ए बी, ये है। और रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड का के एफ, बैकवर्ड का के बी। ठीक, तो वो भी लिखना चाहो तो कॉमा करके यहाँ पे फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट के एफ, बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट के बी। अब इसके अंदर दो तरह की पॉसिबिलिटी है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा फोकस आपका उससे बेहतर हो जाएगा, पिक्टोरियल में आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। एक ये सिनेरियो, एक ये सिनेरियो, ए बी ए बी। अब हम एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो आपको पता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ए को बी पे जाना है, तो ये एनर्जी का बैरियर क्रॉस करना है। इतनी एनर्जी वो पहले से लेके बैठा है, इतनी एक्स्ट्रा और चाहिए, इसी को एक्टिवेशन एनर्जी का नाम दिया है हमने। जो एडिशनल एनर्जी देनी पड़ती है एवरेज एनर्जी के ऊपर, वो एक्टिवेशन एनर्जी। बी के लिए बैरियर, ये एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर इतना सही, इतनी एनर्जी वो पहले से कैरी कर रहा है, इतनी और चाहिए। ठीक है, सिमिलरली ये हो गया ई ए फॉरवर्ड, ई ए बैकवर्ड। ये रिएक्शन में आप देख सकते हैं बी का एनर्जी लेवल ए से ऊपर है, तो ये रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0। इसमें एनर्जी रिलीज होगी एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच लेस देन 0। और एक चीज आपको साफ साफ दिख रही है, जो हमेशा होगी भी, कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड से ज्यादा होती है। एक्सोथर्मिक में ये उल्टा हो जाता है, फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड से कम होती है, जो कि ग्राफ से दिख रहा है। ये ज्यादा हाइट है, ये छोटी हाइट है। अब यहां पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, हमने पीछे भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है उसकी सेंसिटिविटी टेम्परेचर की तरफ ज्यादा होती है। ठीक है, तो इन दोनों डायरेक्शन में, एक रिएक्शन ए टू बी है, एक रिएक्शन बी टू ए है, तो ए से बी की तरफ वाली जो रिएक्शन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बी टू ए वाली रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। तो यदि इस सिस्टम को मैं मान लूं कि 25 डिग्री पे था, इक्विलिब्रियम पे था, और इक्विलिब्रियम पे था और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के था, जो कि कैसे लिखते हैं अपन लोग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। और एक और जानकारी बता दूं जो आपको पता है वैसे, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट्स के एफ बाय के बी। याद है आपको, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट से बैकवर्ड रेट कांस्टेंट डिफाइन जब किया गया था, शुरू में इंट्रोड्यूस जब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो ऐसे ही जनरेट होता है। आर एफ इक्वल टू आर बी करते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड की रेट्स बराबर करते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं, वहां पे ये के एफ के भी रेट कांस्टेंट्स का जिक्र हुआ था। तो रेट कांस्टेंट्स का रेशियो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देता है। तो 25 डिग्री पर ये रेशियो की वैल्यू के है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है। अब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया जिससे कि हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होकर के डैश हो गया। ठीक है, वो रेशियो तो ये रहेगा, मैं इनकी टर्म्स में लिख रहा हूं, और ये रेट कांस्टेंट्स बदल के के एफ डैश और के बी डैश हो गए। तो हमने टेम्परेचर कितना किया बढ़ा करके, 25.01 डिग्री सेल्सियस सपोज।
तो अब सब बच्चे यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, मेन पॉइंट आ गया है। अभी तक तो मैं सिर्फ चीजें डेटा लिख ही रहा था कि ये 25 डिग्री पे है, ये इतने पे है। 25 डिग्री से 25.01 डिग्री सेल्सियस जब ये dt टेम्परेचर चेंज किया गया तो फॉरवर्ड वाले की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा थी, वो ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव थी, यानी कि उसके जो रेट कांस्टेंट में चेंज आया है, परसेंटेज चेंज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, परसेंटेज चेंज वो ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू बैकवर्ड के रेट कांस्टेंट में। तो केएफ के अंदर परसेंटेज चेंज ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू केबी। ठीक है, इट इज लाइक दिस। आपकी जेब में 100 रुपए थे, आपको 20 रुपए मिल गए, 120 हो गए। परसेंटेज चेंज पूछूंगा तो 20%। नंबर सरल है तो डायरेक्ट परसेंटेज हो गया। परसेंटेज चेंज कैसे देखते हैं? चेंज ओवर ओरिजिनल इनटू 100। 20 मिले, पहले 100 थे, 20% एक्स्ट्रा आ गए, 20% का चेंज है। दूसरे व्यक्ति के जेब में 200 रुपए, उसके पास 30 आ गए, तो चेंज तो आपसे बड़ा है, आपको 20 मिले, उसको 30 मिल गए। लेकिन अगर आप परसेंटेज चेंज देखेंगे, परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे? 30 अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। यहां पे परसेंटेज चेंज 15% है। तो हम ये कह रहे हैं, मैं कभी भी ये नहीं बोल रहा हूं कि एक्टिवेशन एनर्जी जिसकी ज्यादा है उसका रेट कांस्टेंट बड़ा आएगा या ज्यादा अमाउंट से चेंज हो जाएगा, ज्यादा परसेंटेज से चेंज होगा, अमाउंट तो ये बड़ा है, देखो। ठीक है, या फैक्टर बोल सकते हैं। जैसे मैं अगर बोलूं कि यहां से यहां तक जाने के लिए 100 को 120 बनाने के लिए द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इज 1.2 टाइम्स हो गया है। इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो वो 1.2 टाइम्स नहीं है, वो 1.15 टाइम्स है। ठीक है, कंपेयर करने में आपको दिक्कत होती है 1.20 लिख लो, तो 1.20 या 1.15 ऐसा बोल लो। तो आप देख सकते हैं जिसमें परसेंटेज चेंज ज्यादा होता है उसमें मल्टीप्लीकेशन फैक्टर बड़ा होता है। ठीक है, कुछ बच्चों की बात एविडेंट लगती है, कुछ के लिए मुझे लगता है उनको नहीं होता क्लियर, तो मैं बता रहा हूं कि अगर परसेंटेज चेंज ज्यादा है तो मल्टीप्लाई का फैक्टर बड़ा है। तो अब इस बात को समझना, फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा थी, इसका मतलब टेम्परेचर के थोड़े से बढ़ने पर फॉरवर्ड वाला रेट कांस्टेंट ज्यादा फैक्टर से बढ़ा होगा, क्योंकि इसमें परसेंटेज चेंज ज्यादा है। परसेंटेज चेंज ज्यादा तो जो फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ है वो बड़ा हुआ है। तो केएफ से केएफ डैश बनते टाइम पे सपोज इट बिकेम 2 टाइम्स, मतलब मैं सिंपली नंबर ले रहा हूं ऐसे, सपोज ये हो गया 2 टाइम्स। लेकिन बैकवर्ड वाले की एक्टिवेशन एनर्जी कम थी, वो इतनी सेंसिटिव नहीं है, के भी 2 टाइम्स नहीं होगा, वो 1.5 टाइम्स 1.8 टाइम्स कुछ छोटे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। जितना फैक्टर इसका था उससे कोई छोटा फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि न्यूमरेटर मान लो डबल हो गया, डेनोमिनेटर 1.5 टाइम्स हुआ, तो ये रेशियो तो बड़ा हो जाएगा। भाई दोनों डबल हो जाते, ये भी डबल, तो रेशियो वही रह जाता, ये 3 गुना ये 3 गुना वही रह जाता। लेकिन हम बोले ऊपर वाला डबल हो रहा है, नीचे वाला उतना नहीं बढ़ रहा, नीचे वाला कम फैक्टर से बढ़ा, तो रेशियो बड़ा हो गया। रेशियो बड़ा हो गया मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा हो गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो ये जो रेशियो है ये बड़ा हो रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है और रिएक्टेंट खर्च हो रहा है, यानी रिएक्शन किधर जा रही है? फॉरवर्ड जा रही है। तो ये हम जो वहां पे केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा करते थे, हम कहते थे कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या आता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन आगे जाती है, वो हम काइनेटिक्स से बता रहे हैं कि देखो काइनेटिक्स कहती है कि जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा सेंसिटिव होगी, वो ज्यादा सेंसिटिव होगी तो टेम्परेचर में जरा भी इंक्रीमेंट किया तो उस डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट ज्यादा बड़े फैक्टर से बढ़ेगा, वो रेट कांस्टेंट ज्यादा बड़े फैक्टर से बढ़ेगा तो उसके हिसाब से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अकॉर्डिंगली चेंज होगा। फिलहाल हमारे लिए फॉरवर्ड वाला ज्यादा फैक्टर से बढ़ रहा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा हो गया है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या? इनका रेशियो, ये रेशियो बड़ा होने का मतलब प्रोडक्ट बढ़ गया है, रिएक्टेंट घट गया है, फॉरवर्ड आ गई। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं रेट ऑफ रिएक्शन से बता सकता हूं आपको। ठीक है, इसको हटाते हैं इधर से। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि पहले जब इक्विलिब्रियम था 25 डिग्री पे, तो आपको पता है इक्विलिब्रियम पे रेट्स बराबर होते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड की रेट बराबर है, 40 मॉलिक्यूल पर सेकंड 40 मॉलिक्यूल पर सेकंड। ठीक है, ऐसा मान लो। फिर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, थोड़ा सा ही बढ़ाया, उस टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हुआ? जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा थी उसकी रेट ज्यादा बढ़ गई, तो इसकी रेट आर एफ डैश होगी, इसकी रेट आर बी डैश होगी, दोनों रेट बढ़ी, लेकिन ये वाली ज्यादा बढ़ी क्योंकि ज्यादा सेंसिटिव है। तो ये ज्यादा बढ़ गई है, ये उतनी नहीं बढ़ी है, तो अब इक्वलिटी नहीं रहेगी, अब तो आर एफ डैश आर बी डैश से बड़ा हो जाएगा।
तो 40 मॉलिक्यूल पर सेकंड, 40 मॉलिक्यूल पर सेकंड, ये बढ़ करके 40 से 50 हो गई, लेकिन ये 40 से 45 हुई। तो ये वाली रेट कितनी चल रही है 50, ये कितनी चल रही है 45, यानी कि रिएक्शन की नेट रेट किधर आ गई फॉरवर्ड में। 50 मॉलिक्यूल एक सेकंड में खर्च होते हैं, 45 वापस जाते हैं, तो नेट में 5 इधर जाएंगे, तो रिएक्शन किधर मूव करना चालू हो गई फॉरवर्ड। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही है। लेकिन ये हमने किससे देखा है, टेम्परेचर सेंसिटिविटी थॉट से। ऐसा आप इस वाली केस में चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ भी नोट नहीं करने का था। तो ऐसे देख सकते हैं हम लोग चीजों को। चलो शुरू करते हैं क्लास। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक्सोथर्मिक रिवर्स हो जाएगा। कल एक्स्ट्रा क्लास सुबह 10:30 बजे। ठीक है, तो हम लोग सवाल से शुरुआत करने वाले हैं। जो लास्ट क्लास में हमने 2 पॉइंट लिखवाए थे टेम्परेचर सेंसिटिविटी वाले, उसी से रिलेटेड सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो उसकी तरफ जो सवाल है वो सवाल ये है। समय बचाने के लिए सवाल में थोड़ा सा साथ में समझा देता हूं फटाफट। 2 रिएक्शन है, सब बच्चे सुनते जाएंगे, नोट तो करना ही नहीं है, सवाल आपके ग्रुप में ऑलरेडी भेज दिए गए हैं। ठीक है, 2 रिएक्शन हो रही है, ए से बी, सी से डी। दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी EA1 EA2। इसको रिएक्शन 1 बुला लो, इसको रिएक्शन 2 बुला लो। ठीक है, तो रिएक्शन 1 का एक्टिवेशन एनर्जी EA1, दूसरे का EA2। गिवन डेटा है कि EA1 EA2 से बड़ा है, और 2 टेम्परेचर सवाल में डील किए जाएंगे, T1 और T2, जिसमें T2 टेम्परेचर बड़ा है। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है और T2 टेम्परेचर बड़ा है। फिर यहाँ पे टेबल की फॉर्म में K के बारे में बताया गया, रेट कांस्टेंट के बारे में, एट दी 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 और T2। तो जो फर्स्ट रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है वो K से डिनोट किया गया है, और सेकंड वाले के अंदर K डैश रिप्रेजेंट किया गया है। देखो ऐसे सवालों में होता क्या है कि ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हमारा दिमाग उलझ जाता है। EA1 EA2 T1 T2 K1 K2 K1 डैश K2 डैश, कौन सा क्या है, ये कंफ्यूजन होने की संभावना होती है। तो पहले समय लेकर के उसको सेटल कर लो अच्छे से दिमाग में कि हाँ अपने को ध्यान रहे, ताकि अपन जब कंपेयर करें चीजों को तब दिक्कत ना है। तो मैं सरल सरल बता रहा हूं, जिनमें डैश लगा है वो सेकंड रिएक्शन के हैं, जो बिना डैश वाले हैं वो फर्स्ट रिएक्शन के हैं। तो K के रूप में जो बोला गया है वो फर्स्ट रिएक्शन का, और K डैश वाला सेकंड रिएक्शन का। हाँ, नीचे जो सबस्क्रिप्ट है 1 या 2 वो टेम्परेचर के हिसाब से, T1 पे K1, T2 पे K2। दूसरी रिएक्शन के लिए T1 पे K डैश 1, T2 पे K डैश 2। ठीक है, तो याद रह जाएगा, पहली रिएक्शन का K1 K2, दूसरे का K डैश 1 K डैश 2, कौन से टेम्परेचर पे, T1 और T2 पे। फर्स्ट रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी दूसरे से ज्यादा है, T2 टेम्परेचर T1 से बड़ा है। लास्ट क्लास में जो टेम्परेचर सेंसिटिविटी वाले 2 पॉइंट लिखवाए थे, उन्हीं से थोड़ा दिमाग लगा के सोच करके अच्छे से एफर्ट लगा के करना, क्योंकि सवाल सीखने के लिए रहते हैं, और अगर हम एफर्ट ना लगाएं तो वेस्ट हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको अगर बातें ध्यान है तो आप डायरेक्टली ऑप्शन में जा सकते हैं। बातें मैंने बता दी है, फर्स्ट रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी दूसरे से ज्यादा है, K1 K2 फर्स्ट रिएक्शन के लिए है, K डैश 1 K डैश 2 सेकंड के लिए। टेम्परेचर्स T1 T2 पर, और T2 T1 से बड़ा है। तो इनमें से कौन से रिलेशन सही हैं? कल की क्लास का टॉपिक क्या है, आगे बढ़ेंगे, बस इसके आगे कैटलिस्ट वाला पार्ट पढ़ेंगे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट पढ़ेंगे, सीक्वेंशियल रिएक्शन पढ़ेंगे, रेट लॉ डिटर्मिनेशन के तरीके क्या हैं वो पढ़ेंगे, अगर इतना सब कर पाए तो। इच्छा तो पूरी है।
हम रेडियो एक्टिविटी से पहले पहले का काइनेटिक्स सब खत्म करना चाहते हैं। रेडियो एक्टिविटी को छोड़कर ये कल हो जाना चाहिए। अमित ने आंसर बताया है, प्रद्युम्न ने आंसर बताया है। अमित का आंसर सही है, प्रद्युम्न तुम्हारा आंसर चेक करो। ये नहीं है कि 5 ऑप्शन टेम्परेचर सेंसिटिविटी पे कंपेयर हो जाएंगे, कुछ चीजों के लिए और बाकी आर्हेनियस थ्योरी की आपकी जानकारी आपको याद आनी चाहिए। आर्हेनियस थ्योरी में क्या क्या पढ़ा हुआ है। अभी कोई और आंसर आने शुरू हुए हैं। मेगा आपने बात ये सुनी नहीं है, ये सवाल आपके ग्रुप में भेज दिए गए हैं, सवाल नोट करने के लिए नहीं है, समय बचाने का काम किया तो हमने शुरू किया था कि क्वेश्चंस नोट नहीं करने, तो क्वेश्चन नोट करने के लिए थोड़ी दिखा रहे हैं, सॉल्व करने के लिए दिखा रहे हैं। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखें कि फर्स्ट ऑप्शन में किन को कंपेयर किया गया, दोनों डैश वाले है ना, ये K1 इधर K-1। तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर दो रेट कांस्टेंट से, फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन में टेम्परेचर T2 और T1 पे रेट कांस्टेंट कंपेयर किए गए फॉर अ गिवन रिएक्शन। ये सेकंड रिएक्शन के लिए कंपेयर किया गया, ये फर्स्ट के लिए कंपेयर किया गया। तो जो बोला गया है वो ये कहा जा रहा है ऑप्शन में कि हायर टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू हायर होती है, किसी भी गिवन रिएक्शन के लिए हायर टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू हायर होती है। तो ये चीज हम चेक करते हैं, तो आपको याद आ जाएगा भाई हमने K वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ आर्हेनियस थ्योरी में बनाया था, ऐसे बना था। और आर्हेनियस की ना मानो जनरल की बात करें तो भी हमने ऐसा बनाया था, K वर्सेस टेम्परेचर। दोनों में ही टेम्परेचर बढ़ने के साथ K को बढ़ता हुआ बताया गया है कि टेम्परेचर बढ़ने से K बढ़ता है। ठीक है, तो सही बात है। T2 टेम्परेचर T1 से बड़ा था, तो ये 2 वाले जो दिख रहे हैं वो 1 वाले से बड़े होंगे। तो ये तो आंसर तुरंत मिल गया। अच्छा सर ये सोचना था, हाँ कैसे भी सोच सकते हो, कहीं ना कहीं दिमाग ढूंढेगा ना, जब सवाल सामने तो सवाल ही डायरेक्शन देता है कि T2 और T1 दो अलग अलग टेम्परेचर पे K कंपेयर करने, K का टेम्परेचर से रिलेशन, कौन सा रिलेशन सोचूं, या तो ग्राफ याद आ जाए या इक्वेशन से सोचोगे A इंटू ई की पावर माइनस ई बाई आर टी। इक्वेशन से थोड़ा टेढ़ा काम है, ग्राफ से तुरंत दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ के थ्रू डील कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन तो हो गए। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है देखते हैं। तीसरे ऑप्शन में K-1 को K1 से कंपेयर किया गया है, यानी दोनों टेम्परेचर T1 की डेटा है, ये सेकंड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, ये फर्स्ट का। तो हम कह रहे हैं कि एट ए गिवन टेम्परेचर T1 सेकंड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट फर्स्ट वाली रिएक्शन के रेट कांस्टेंट से बड़ा है। चलो देखते हैं कि हमारे पास इतनी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। तो आर्हेनियस इक्वेशन K इज इक्वल टू A इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये होती है। ठीक है, इधर आर टी लिखा है, आप लोग याद रख लेना। तो अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन के लिए T1 टेम्परेचर पे लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा K1। आर्हेनियस फैक्टर वैसे ही कुछ A1 मान लेते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी EA1 है हमारी फर्स्ट रिएक्शन की। दूसरी रिएक्शन में रेट कांस्टेंट K डैश है, तो T1 टेम्परेचर पे हो गया K-1, इसका आर्हेनियस फैक्टर A2 ले लेते हैं इंटू ई की पावर माइनस EA2 जो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है RT, टी की एक्चुअली T1, यहाँ पे T1 हो जाएगा, दिख नहीं रहा है वैसे भी वो। तो बेसिकली ये दो कंपेयर किए जा रहे हैं। आपके पास में ये दिख रहा है कि दोनों के अंदर RT1 ये टर्म सेम चली गई। आपको EA1 EA2 में रिलेशन पता है कि EA1 EA2 से बड़ा है, वो सारी बातें पता है, लेकिन आपको A1 A2 बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है, तो आपको नहीं पता है कि A1 A2 में क्या रिलेशन है, A1 A2 से बड़ा है कि A2 A1 से बड़ा है कि बराबर है। तो जब ये चीजों के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो बहुत ही रैंडम है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकता है A1 A2 से बहुत बड़ा हो जिसकी वजह से K1 K-1 से बड़ा हो जाए, हो सकता है A2 A1 से बहुत बड़ा हो जिससे K-1 K1 से बड़ा हो जाए। यानी ऐसा हम कमेंट करने की कैपेबिलिटी में है ही नहीं कि एक रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दूसरी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट से गिवन टेम्परेचर पे बड़ा होता है, तो हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो रिगार्डिंग थर्ड ऑप्शन वी डोंट हैव
ए वैल्यूज, हार्डनेस फैक्टर की वैल्यूज या एनी इन्फो रिगार्डिंग ए टू कंपेयर, ठीक है, इतना बहुत है. वी डोंट हैव ए वैल्यूज टू कंपेयर द के रेट कॉन्स्टेंट्स. तो ये कंपैरिजन हम कर ही नहीं पाएंगे, तो ये आंसर में तो नहीं होगा, ये कंफर्म हो गया. तो थर्ड इज नॉट इन द आंसर. ठीक है, तो फोर्थ और फिफ्थ की बात चल रही है. फोर्थ वाला केस और फिफ्थ वाला केस सेम चीज कंपेयर कर रहे हैं, एक में इक्वलिटी है, एक में लेस देन का साइन है. ठीक है, या ग्रेटर देन, जिधर से आप जैसे रीड करें. तो रेशियो क्या लिया गया है, डैश डैश वाले एक तरफ, बिना डैश वाले एक तरफ, यानी रिएक्शन नंबर 2 का रेशियो इधर रेट कांस्टेंट्स का, रिएक्शन नंबर 1 का रेशियो रेट कांस्टेंट्स का. T2 टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट है उसका T1 टेम्परेचर के रेट कांस्टेंट से रेशियो लिया गया है. और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है वो ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, यानी उसका रेट कांस्टेंट बड़े फैक्टर से बदलता है, ज्यादा टाइम्स हो जाता है ना, वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बड़ा रहता है. तो फर्स्ट और सेकंड में से एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट की ज्यादा थी, EA1 EA2 से ज्यादा था. तो टेम्परेचर जब T1 से T2 किया गया, दोनों रिएक्शन में T1 से T2 किया जा रहा है, तो इसके अंदर जो फैक्टर मल्टीप्लीकेशन का है K1 से K2 बड़ा फैक्टर आएगा. फर्स्ट रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट बड़े फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड में उतना तेजी से नहीं बढ़ेगा क्योंकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, टेम्परेचर सेंसिटिविटी कम है. सेकंड रिएक्शन की टेम्परेचर सेंसिटिविटी कम होने से मल्टीप्लाइंग फैक्टर कम आया, K-2 की वैल्यू ऑफ कोर्स बढ़ के तो आई है लेकिन उतनी नहीं बढ़ी जितनी यहां बढ़ी है. तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो है रेशियो K2/K1 इससे बड़ा आएगा. तो as EA1 is greater than EA2, reaction 1 is more sensitive towards temperature change and thus rate constant K increases by bigger factor. ठीक है, अब इसको किसी को नोट करना है तो कर सकते हैं, ऐसे ही पीछे बताया था अपन ने, है ना, सरल है ये. जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा उसका रेट कांस्टेंट ज्यादा तेजी से बढ़ेगा. तो इसमें इंक्रीमेंट जो आ रहा है फैक्टर है मल्टीप्लाइंग फैक्टर वो छोटा है, फर्स्ट वाली रिएक्शन में मल्टीप्लाइंग फैक्टर बड़ा है. आदित्य शायद तो मैथ्स की बात कर रहे हो, आज मैथ्स की क्लास नहीं है. ठीक है, बढ़ते आगे अगले सवाल की तरफ. लास्ट स्लाइड कुछ है ही नहीं, यही पहली स्लाइड है, सवाल से ही शुरू हुआ है आज का दिन. ए टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है बट रिएक्शन पे तो डिपेंडेंट होता है ना. दो अलग अलग रिएक्शन की अलग अलग हो ही सकते हैं ना, A1 A2. हम थोड़ी करें टेम्परेचर से बदला है, ये तो फर्स्ट रिएक्शन के लिए लिखा है, सेकंड रिएक्शन के लिखा है ना. चलो अब हम अगले सवाल पे जाएंगे.
तो फर्स्ट वाली का आंसर 1 2 5 आ गए। ठीक है, आंसर्स क्या हो गए 1 2 एंड 5। अब यहां पे एक क्वेश्चन है हमारे पास जो आपको दिख ही रहा है, और हम इसको थोड़ा इनलार्ज कर सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी का एक्सप्रेशन पूछ रहे हैं। आपको एक रिलेशन दिया गया है, इसको देखते हुए एक्टिवेशन एनर्जी का एक्सप्रेशन पूछ रहे हैं। ओके आदित्य, सेकेंड लाइन में वाई गामा है, गामा सेकेंड लाइन में, मतलब यहां पे तो गामा लिखा हुआ, गामा अल्फा बीटा गामा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, है ना, इसको सॉल्व अप करने से पहले एक चीज सुन ले, फिर आप ट्राई कर लेना। सब बच्चे इधर ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये सवाल नहीं, ये थ्योरी है। जो मैं कुछ सिखाया वो थ्योरी, इससे हम बहुत कुछ सीखने वाले ना। तो रोज का काम आपको ये करना है कि जब भी किसी चैप्टर को कोई क्लास ओवर होती है, उस क्लास के अंदर आज मैंने क्या सीखा, आज तो ये एक नई चीज दिखी, हाँ ये भी एक नया दिखा, अच्छा 3 नई बातें दिख गई केमिस्ट्री में, मैथ्स में 5 नई बातें, फिजिक्स में 4 नई बातें। तो उसका अपने को हिसाब रहना चाहिए, बूंद बूंद करके ज्ञान का घड़ा भरता है, और वो रोज बूंद बूंद संभालते जाओगे तो सिस्टम में बढ़िया से सेटल हो जाएगा, है ना, स्टेबलाइज हो जाएगा। सीधा घड़ा उठा के पियोगे लास्ट में कि अभी नहीं पढ़ रहे, पढ़ लेंगे, फिर वो बैठता ही नहीं, ढुलता है आदत। तो ध्यान से सुनेंगे, बीटा के नीचे टी लिखा है। यहां पर सवाल में आपको लॉग ऑफ के मतलब रेट कांस्टेंट, लॉग ऑफ के का कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो मैं आपको ये कहने जा रहा हूं, जब आपको लॉग ऑफ के या के एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दिया हो, और जो अर्हेनियस की शक्ल का नहीं दिख रहा हो, भाई अर्हेनियस की शक्ल में अगर हम लॉग ऑफ के देखते तो क्या होता है, लॉग ऑफ के बराबर लॉग ऑफ ए माइनस ई ए पॉइंट 2.303 आर इंटू 1/t, केवल 1/t टर्म होती है। फिर ये लॉग टी कहां से आ गया, ये थोड़ा अलग तरह टर्म आ गया। यानी अर्हेनियस इक्वेशन या जो थ्योरी है जो हम नॉर्मली देखते हैं वैसा नहीं दिख रहा है, यानी के की टेम्परेचर डिपेंडेंसी एक अलग तरह की कुछ दे दी गई है। तो अर्हेनियस थ्योरी मत लगाना। जो अर्हेनियस थ्योरी की जो स्टार्टिंग में फॉर्मुलेशन में 1 2 या 3 बताए थे, इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3, वो नहीं लगानी। एक जनरल रिलेशन लिखवाया था, है ना, फ्रैक्शनल चेंज से पहले जो जनरल रिलेशन लिखवाया था, ये वाला, d/dt of ln k is equal to EA upon RT स्क्वायर। और इसमें बताया था कि ये रिलेशन आप कब कब यूज करते हैं, वैसे तो जनरली हमेशा यूज करो, ये रिलेशन तब यूज करा जाता है खास तौर पे जब एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट हो या हो सकती हो। अब यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी हमसे निकालने को बोल रहे हैं, क्या पता एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट आ जाए। वैसे भी आर्हेनियस इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है, तो आप आर्हेनियस के थॉट से मत करना, नहीं करना। दिस इज द मेन पॉइंट, टर्निंग पॉइंट। तो आपको कौन सा रिलेशन यूज करना है, ये जनरल रिलेशन। तो ये सीख हो गई। आज के बाद किसी सवाल में के का कोई टेम्परेचर डिपेंडेंस फार्मूला दिया हुआ है, आपको कुछ भी कंपेयर करना है, इस फार्मूले से कंपेयर करते आगे बढ़ेंगे, ना कि आर्हेनियस की बाकी इक्वेशंस के थ्रू। ठीक है, दिस इज द रिलेशन टू बी यूज्ड, यहां पे लिख दिया मैंने, रहने दो इसको एज इट इज, इसको यूज करो। अब आगे क्या करने वाले हो ये बताओ। ये इक्वेशन गिवन वाली है और ये हमारी जनरल इक्वेशन है, इन दोनों की मदद से एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालने वाले, क्या करने वाले, क्या किया जाए, ऐसा हम क्या करें। इंटीग्रेट कर दें, आदर्श ने से बोला है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता तो यूज नहीं कर सकते थे। देखो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता तब भी, पहली बात हमें पता नहीं कि वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, इसका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट ही बहुत अलग तरह का आ रहा है।
हमारा जो आरएनएस का फॉर्मेट होता है उसके अंदर 1/t होता है, log t टाइप की टर्म ये कुछ है यार, मान लो 1/t से 1/t² आ जाता, कुछ और आ जाता, तो फिर आप नहीं यूज करेंगे। मतलब आर्हेनियस का जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट से अलग टाइप का कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंस दिख रहा है, इसी से जाओ। तो कई बच्चों ने बोला इंटीग्रेट, कुछ ने बोला डिफरेंशिएट। अब मैं आपको बताता हूं, जो बच्चे बोल रहे हैं इंटीग्रेट वो गलत जा रहे हैं, क्योंकि वो इसको इंटीग्रेट करके उसके जैसा बनाना चाहते हैं, बट आप इसको इंटीग्रेट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको नहीं पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है कि नहीं। अगर आप इसको टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मान के इंटीग्रेट कर दोगे तो आपकी वही इक्वेशन आ जाएगी जो आरएनएस इक्वेशन है, जो इक्वेशन नंबर 1 2 3 हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो वाले फॉर्मेट आ जाएंगे, k बराबर a इंटू ई की पावर सी बाय आर टी, वो टाइप का फॉर्मेट आने लग जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन तो उधर की तरफ जाता है, और उसमें भी हम क्या मान के चल रहे थे, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। अगर आपको ये नहीं पता है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि नहीं है, तो इसको इंटीग्रेट करके नहीं जा सकते। सो सही अप्रोच है इसको डिफरेंशिएट करना, इसको इसके जैसा बनाना, ठीक है। तो गिवन एक्सप्रेशन को जनरल फॉर्म जैसा बनाएंगे, ये अप्रोच होगी हमारी। अब गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने से पहले एक गलती हो सकती है बच्चों से, कि वो बेस चेंज ना करें, log k रख के कर ले, तो आप इसको बेस चेंज करके ln k बनाएंगे, क्योंकि d/dt ऑफ ln k चाहिए। तो बेस चेंज करो, ये हो गई स्टेप्स, इसका बेस e पर लेके आओ, फिर इसको d/dt कर दो दोनों तरफ, और फिर राइट हैंड साइड कंपेयर कर लो, उससे एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक अप्रोच हो गई है इस टाइप के सवालों में, गिवन इक्वेशन को जनरल इक्वेशन जैसा बनाना। बेस 10 ही है ना, बेस जब ऐसे लॉग उधर तो हाईलाइट करके बोल दिया है, लॉग के अंदर कुछ बेस ना मेंशन हो तो बाय डिफॉल्ट 10 रहता है। ln जब लिखते हैं इसका मतलब होता है लॉग नेचुरल, ln लॉग नेचुरल, ये बेस ई पर होता है। और जब log log लॉग लिखा होता है और बेस नहीं बताया होता है तो बेस 10 पर होता है। चलिए शुरू करते हैं। इंटीग्रेट क्यों नहीं करना है, बहुत अच्छे से बताया था। एक्टिवेशन एनर्जी की टेम्परेचर डिपेंडेंसी है कि नहीं है हमें नहीं पता, इसको कांस्टेंट अपनी इच्छा से मानते हुए बाहर नहीं ले जाना है। ये को कैसे इंटीग्रेट करोगे, दिस इज माय क्वेश्चन। इंटीग्रेट इधर लेके आओगे तो ये का क्या करोगे, आपको क्या पता ये टेम्परेचर में डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है, इंटीग्रेट कैसे कर लोगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, उधर ही ले चलता हूं इसको। अल्फा प्लस बीटा बाई टी गामा लॉग टी, log k is equal to alpha plus beta by t plus gamma log t, ठीक है, ये मैं दिया हुआ था। अब इसमें बेस चेंज करते हैं। आपको याद होगा जब बेस ई से बेस 10 पे आते थे 2.303 मल्टीप्लाई होता था, आज रिवर्स जा रहे हैं तो 2.303 डिवाइड हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाय टी प्लस गामा ln t अपॉन 2.303। पूरी इक्वेशन को 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ln k बराबर 2.303 अल्फा प्लस 2.303 बीटा बाय टी प्लस गामा ln t। अब लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ ln k रिप्रेजेंट कर रही है तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, d बाई डी टी ऑफ ln k। राइट हैंड साइड में ये कांस्टेंट टर्म गायब, 1/t का डिफरेंशिएशन -1/t² माइनस 2.303 बीटा अपॉन t²। तो 2.303 बीटा कांस्टेंट था, 1/t का डिफरेंशिएशन -1/t², तो ये तो कांस्टेंट एज इट इज पड़ा है, -1/t² नजर आ रहा है। ln t का डिफरेंशिएशन 1/t, तो दिस बिकम्स गामा बाय टी, ठीक है। तो इधर एलसीएम वेलसीएम ले लेते हैं, तो ये वाली टर्म पॉजिटिव है तो फ्रंट में लिख देता हूं, गामा टी माइनस 2.303 बीटा अपॉन t²।
ठीक है, ये आ गया। अब मुझे ये पता है कि डी बाई डी टी ऑफ एल एन के ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर होता है। टी स्क्वायर तो ये रहा, तो मैं यहीं पे एक काम कर लेता हूं, मेरे को आसान पड़ेगा बाद में, ऊपर और नीचे आर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, लिख देते हैं, कंपेयरिंग विद ये वाला जनरल फॉर्म डी बाई डी टी ऑफ एल एन के इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर। तो इन दोनों को कंपेयर किया, ये राइट हैंड साइड इसका है और इस वाले का राइट हैंड साइड ये रहा, ये दोनों कंपेयर करें तो डेनोमिनेटर सेम दिख रहा है। तो यहां से एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, न्यूमरेटर जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, यहीं लिख लेते हैं अच्छे से, ई ए इज इक्वल टू आर को अंदर ले लेते हैं, ठीक है, गामा आर टी माइनस 2.303 बीटा आर। तो ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी आ गया टेम्परेचर डिपेंडेंट, ऐसा रिलेशन आ रहा है, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर। तो मैं जो आपको बता रहा हूं ना उसको याद रखो कि अप्रोचेज होती हैं, यानी यहां से एक बात सीखिए, बहुत तगड़ी बात, कि कभी भी रेट कांस्टेंट एज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर कुछ आपको दिया है तो आप उसको इस वाली फॉर्म से कंपेयर करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। रेगुलर आरएनएस इक्वेशन की जो फॉर्मेट जो है 3 1 2 3 उनसे अलग कुछ दिया हुआ है, 1 2 3 जो इक्वेशन हमारी स्टार्टिंग की थी आरएनएस में उनसे हट के कुछ दिया हुआ है, देन कंपेयर विद दिस, ये सीख है। और अगली सीख क्या थी इसके अंदर, कि इसको इंटीग्रेट करके उसके जैसा नहीं कर रहे हम लोग, उसको डिफरेंशिएट करके ऐसा बना रहे, फिर कंपैरिजन कर रहे। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये चीज आपको अपने से करनी होती है। और होता ये देखो, जब सवाल मान लो मैं एज ए स्टूडेंट हूं मान लो, और मैं बहुत सिंसियरिटी से पढ़ना चाहता हूं, तो मैं जब ये सवाल करने लगूंगा तो मैं चीज ये सोच ही नहीं पाता। मान लो टीचर मुझे बताता कि यार ऐसे करना होगा, तो मेरे को नेचुरली स्ट्राइक करता अंदर से कि यार अच्छा यार ये तो बहुत ही अलग तरह का जा रहा है, ऐसा तो सोच नहीं पाता मैं। तो ये तो बात सीख गया मैं कुछ। तो मैं जो आपको पॉइंट आउट करके बता रहा हूं, ऐसे आप दिन भर में हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं लेकिन संभाल नहीं रहे होते हैं, और फिर सवाल में अटकते हैं क्योंकि कॉन्शियसली अपन ने चीजों को नहीं पढ़ा। अगले सवाल पे आते हैं। थर्ड स्टेप कौन सा स्टेप है भाई, डिफरेंशिएशन नहीं आते तो आई कांट हेल्प, अगर इसको थर्ड स्टेप बोल रहे हो, ठीक है। डिफरेंशिएशन नहीं आता तो थोड़ी मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करो, समय हमारे पास में है नहीं मैथ सिखाने वाली, बाकी तो ठीक। बिल्कुल रिपीट नहीं करेंगे, रिपीट करने जैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, साफ साफ मैथमेटिक्स है, साफ साफ किया गया, इसमें कुछ भी रिपीट करने जैसा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया कि नहीं कर लिया, घर पे जाके थोड़ी मेहनत तो करो, ठीक है। नोट कर लिया गया, ओके थैंक यू। जिन बच्चों ने नहीं सुना नहीं देखा, घर पे थोड़ा पेन चलाना अपने हाथ से, नोट करने वाला नहीं सॉल्व करने वाला पेन चलाना, तो हो जाएगा, सीरियसली बता रहा हूं मैं, हो जाएगा। आज फिर वही घटना घटी है जो उस दिन घटी थी, पता है, बंद हो गया वो अपनी इच्छा से, कुछ तो समस्या है, हालांकि मेरे को लगता है मैंने सेव कर दिया था, पता नहीं ये वाला है क्या, हाँ क्या है इसका भी ना, अपनी इच्छा से कहीं चलाया था ये, बस यही सवाल था भी ना, हाँ अभी यही सवाल है, थोड़ा आगे बढ़ के फिर सवाल आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
अल्फा कांस्टेंट नहीं दिया था, ये बात आपकी सही है। अगर आपका ये डाउट है कि अल्फा बीटा गामा कांस्टेंट नहीं दिए थे, बट टेक्निकली बोलना चाहिए सवाल में अल्फा बीटा एंड गामा आर कांस्टेंट्स, है ना। यूजुअली ऐसा होता है तो आदत में पड़ जाता है कि हाँ ठीक है भाई, टेम्परेचर से डिपेंडेंसी, बाकी सब तो पैरामीटर कुछ ना कुछ कांस्टेंट है, मेन फंक्शन वो टेम्परेचर का, बाकी चीजें कांस्टेंट होती है, बट सवाल में बोला जाना चाहिए। तो अब हेडिंग लगाएंगे आप लोग, इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी या अपरेंट एक्टिवेशन एनर्जी। इफेक्टिव और अपरेंट एक्टिवेशन एनर्जी। सब लोग एकदम सीधी कमर के साथ अलर्ट बैठेंगे अपना, लेटे वेटे कोई भी बैठा हो तो अलर्ट हो जाओ भाई, आपका फ्यूचर आपके हाथ। एकदम सीरियस सिंसियर बैठो, एक एक करके चैप्टर खत्म होते चले जाएंगे आगे सभी सब्जेक्ट में, और आपको लगेगा अगला वाला अच्छे से पढ़ेंगे, अगला वाला अच्छे से पढ़ेंगे। ऐसे पूरी 11th निकल गई है और 12th भी जल्दी निकल जाएगी, तो ऐसा मत करो अपने साथ, बढ़िया से अलर्ट बैठो, अच्छे विद्यार्थी की तरह सुनो, इन्वॉल्व रह के चीजें करो सुपर फोकस के साथ। इफेक्टिव या अपरेंट एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या है अभी समझ में आएगा। पहला केस, पैरेलल रिएक्शंस ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। पहले तो लिखते जाओ फटाफट, फिर समझ लेंगे अपन। तो यहाँ पे कुछ रिएक्शन चल रही है, N1A से बन रहा है B, एक्टिवेशन एनर्जी EA1, रेट कांस्टेंट K1। N2A से बन रहा है C, एक्टिवेशन एनर्जी EA2, रेट कांस्टेंट K2, एंड सो ऑन। ये कुछ पैरेलल रिएक्शंस सेम ऑर्डर की दे रखी हैं। तो नोट कर लिया होगा आपने, हर रिएक्शन की, अब सब बच्चे सुनेंगे ना, हर रिएक्शन की अपनी एक एक्टिवेशन एनर्जी चल रही है, और आपको पता है कि जब पैरेलल रिएक्शंस होती है, एक ही रिएक्टेंट मल्टीपल रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा होता है, तो इसका एक ओवरऑल हाफ लाइफ के इफेक्टिव, ये सब चीजें हमने निकाली थी, नेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, पैरेलल वाला जब केस पढ़ा था। तो सेम चीज हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इफेक्टिवली सब प्रोसेस कंबाइंड एक एक्टिवेशन एनर्जी क्या आएगा, क्या अपीयर होगा, ठीक है। अपरेंट एक्टिवेशन एनर्जी क्या दिखती है, तो वो हम कैसे निकालने वाले वो देखेंगे। तो एक सिंगल सिंगल की एक्टिवेशन एनर्जी है, बट ओवरऑल कंबाइंड एक प्रोसेस की इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी क्या है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो आपको के इफेक्टिव का रिलेशन अगर मैं याद दिलाऊं कि पैरेलल रिएक्शंस का के इफेक्टिव क्या होता है, हर रिएक्शन के इफेक्टिव का सम, ठीक है, हर पाथ का के इफेक्टिव। और वो के इफेक्टिव कैसे बनाते थे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू रेट कांस्टेंट, N1 K1 N2 K2। सुनते जा रहे हैं ना बहुत ध्यान से, N1 K1 पहली रिएक्शन का के इफेक्टिव, N2 K2 दूसरी का, N3 K3 तीसरी का। ये सब क्या है, हर रिएक्शन या हर पाथ के अपने अपने के इफेक्टिव, इन सबको अगर जोड़ दें तो कंप्लीट सिस्टम का के इफेक्टिव आता है। ये हम कब कर पाते पता है, जब रिएक्शन सेम ऑर्डर की हो। हमने तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ा था, अब मैं फर्स्ट ऑर्डर के रेस्ट्रिक्शन भी हटा रहा हूं, लेकिन एक कंडीशन अभी भी रेस्ट्रिक्शन है कि सारी रिएक्शन सेम ऑर्डर की, सबकी सब फर्स्ट ऑर्डर हो, सबकी सब सेकंड हो, सबकी सब थर्ड हो, तो ये हम लिख पाएंगे जो लिख रहे हैं, के इफेक्टिव्स ऑफ इंडिविजुअल पाथ का सम N1 K1 प्लस N2 K2 प्लस सो ऑन, ठीक है। ये आपको तुरंत मिल जाएगा, जिस अप्रोच से हमने फर्स्ट ऑर्डर में किया था किसी भी ऑर्डर के लिए आ जाएगा, बट सेम ऑर्डर के लिए आ पाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक काम करने वाले हैं जो कि आपके दिमाग में ऐसे शायद नहीं आता। हमें एक्टिवेशन एनर्जी की तरफ जाना है, तो अब के से एक्टिवेशन एनर्जी की तरफ कैसे जाएं, या तो आरएनएस इक्वेशन डाल दें सब जगह पे, a इंटू ई की पावर माइनस ए बाई आर टी, कभी कभी वैसा भी करते हैं, लेकिन इसकी अप्रोच फिक्स है। इस वाले केस में हम करते हैं डिफरेंशिएशन टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में।
तो डी के इफेक्टिव बाय डी टी, N1 तो कांस्टेंट है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, बाहर ले लेते हैं N1 dk1 बाय dt, करते जाओ रूट N2 dk2 बाय dt प्लस 1। ठीक है, इसको कुछ नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। चलो, वी हैव, वो जो जनरल वाली फॉर्म थी, डी बाई डी टी ऑफ ln की इक्वल टू ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर। ठीक है, ये जनरल रिलेशन जानते हैं। इसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशिएट करता हूं तो वो क्या आता था, ln के का डेरिवेटिव 1 बाय के, तो 1 बाय के डी के बाय डी टी इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर। इस के को इधर ले आओ, तो डी के बाय डी टी इज इक्वल टू डी के बाय डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नोट करें तेज गति से। अब आपको पता है क्या करने वाले हम लोग, ये कहीं सब्स्टिट्यूट नहीं करना, बस ये मतलब ये यूज करना है। ये डी के बाई डी टी को इस तरह से लिखा जा सकता है, हमें एक रिलेशन मिल गया कि डी के बाई डी टी इज एक्चुअली रेट कांस्टेंट टाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर टी स्क्वायर होता है। तो ये सब जगह अप्लाई कर दो कि सब जगह डी के बाई डी टी तो लिखे हुए, तो यूज कर लेंगे सेकंड वाले थॉट को, सेकंड वाले फॉर्मूले को या अप्रोच को फर्स्ट में यूज कर लेंगे। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। यूजिंग सेकंड ऑन फर्स्ट है ना, सेकंड वाला जो फॉर्मूला है उसको फर्स्ट पे यूज कर रहे हैं हम लोग। तो एक बार फिर से दिखा देता हूं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, डी के इफेक्टिव बाय डी टी। तो इसको हम इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर लिखें तो क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट जो दिया है वो टाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर टी स्क्वायर। तो ये ओवरऑल का है जिसको हम के इफेक्टिव बोल रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जैसे कि हमने बोला के टाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी होता है, तो के कौन सा वाला है हमारा, ओवरऑल वाला, तो के इफेक्टिव। एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी वाली है, ओवरऑल वाली, ई इफेक्टिव जो हमें निकालनी है अपॉन आर टी स्क्वायर। सेकेंड वाले फॉर्मूले के अनुसार ये ऐसा लिख दिया गया। फर्स्ट टर्म थी N1 टाइम्स डी के वन बाई डी टी। डी के वन बाई डी टी को क्या लिखोगे वापस से, रेट कांस्टेंट टाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी, तो K1 टाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी E A1 अपॉन आर टी स्क्वायर। दूसरे के लिए N2 K2 EA2 अपॉन आर टी स्क्वायर। इस तरह से ही चलता जाएगा। ये क्लियर है? आपकी कॉपी में तो आपके उसमें लिखा हुआ, उसको देख सकते हो साथ में कि हमने डी की बाई डी टी का जो फॉर्मूला है वो होता है के टाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर टी स्क्वायर, ये यूज कर लिया। आप सब तरफ से आर टी स्क्वायर को एलिमिनेट कर देंगे, आर टी स्क्वायर आर टी स्क्वायर आर टी स्क्वायर। तो यहां से एक फॉर्मूला आ गया, इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी के इफेक्टिव इधर ले आते हैं, N1 K1 टाइम्स EA1 प्लस N2 K2 टाइम्स EA2 प्लस इस तरह से चलता जाएगा अपॉन में के इफेक्टिव। और के इफेक्टिव क्या होता है, यही होता है N1 K1 प्लस N2 K2, पीछे लिखा था हमने।
फिर से एमेंड करा देता हूँ। ये जो है वो क्या होता है N1K1 प्लस N2K2 प्लस सो ऑन। हाँ सेम टेम्परेचर की बात करो, बिल्कुल सेम टेम्परेचर की कंडीशन की बात ही करेंगे हम लोग। जब चीजें कंपेयर कर रहे हो कुछ कर रहे हो तो हाँ वो सेम टेम्परेचर के लिए देख रहे हो। और वैसे भी देखो ये है कि पैरेलल है, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में तो है ही नहीं ना। एक ही कंटेनर के अंदर हो रहा है, एक ही कंटेनर में ए कन्वर्ट होकर के बी में जा रहा है, ए से सी बन रहा है, ए से डी बन रहा है, मतलब अलग अलग पाथ पे। तो एक कंटेनर में तो टेम्परेचर कंडीशन एक ही जैसी रहेगी। हो गया नोट। अब इसको याद रखने का सरल तरीका क्या है, सरल मतलब आपको दिख ही गया, ऐसा कोई बहुत विशेष नहीं बता रहा हूं मैं, बस ये बोल रहा हूं कि हर पाथ की एक्टिवेशन एनर्जी को उस पाथ के इफेक्टिव से मल्टीप्लाई किया गया और जोड़ दिया गया है। के इफेक्टिव ऑफ पाथ 1 इनटू इट्स एक्टिवेशन एनर्जी प्लस के इफेक्टिव ऑफ पाथ 2 इनटू इट्स एक्टिवेशन एनर्जी प्लस सो ऑन। और नीचे को क्या आ गया ओवरऑल के इफेक्टिव। तो ऊपर तो दिख रहे हैं के इफेक्टिव इंडिविजुअल और नीचे ओवरऑल के इफेक्टिव। समथिंग लाइक मोलैरिटी का जो फॉर्मूला था एम मिक्स का M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 अपॉन V1 प्लस V2 V1 प्लस V2 ऐसा उसी टाइप का फॉर्मूला है। या सेंटर ऑफ मास वगैरह आप जो कुछ निकालते के बाद बहुत जगह आता है वेटेड एवरेज, सेम टाइप की फॉर्मूले बहुत बार बनते हैं। ठीक है नोट कर लिया होगा। अब हम आते हैं सवाल पे, सेव कर लिया जाए इसको, इसका भरोसा नहीं बंद हो सकता ये। तो ये रहा सवाल आपके स्क्रीन पर। सवाल नहीं नोट करना है, सवाल आपको भेज दिए गए हैं ग्रुप में, नहीं भी भेजे होते तब भी नोट नहीं करना है क्योंकि मैं भेज देता। तो अभी अभी जो फॉर्मूला बताया वो अप्लाई करना है। पैरेलल रिएक्शंस दे रखी हैं कुछ फर्स्ट ऑर्डर की, फॉर्मूला अभी जो बताया था वो उपयोग में लें। रेट कांस्टेंट्स के बारे में उनका रेशियो दे रखा है। आंसर की मुझे उम्मीद है आंसर आ चुका है। आदर्श ने आंसर बताया है और आदर्श का आंसर सही है। आदित्य ने आंसर बताया और उसका आंसर भी सही है। दो बच्चों के सही जवाब आ गए भाई। दीपांशु गलत है, दोबारा करो। आर्यन सही है, थोड़ा ध्यान से करना। सनिका सही है, सानिका सही है। एक स्टूडेंट का भी गलत गया है, बाकी 4 के सही गए हैं। आयुष फिर से गलत है, आयुष का भी गलत है। मतलब आपको ध्यान ये देना है ना, फॉर्मूला क्या बताया गया था, हर पाथ का के इफेक्टिव इनटू एक्टिवेशन एनर्जी, के को एक्टिवेशन एनर्जी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, के इफेक्टिव को एक्टिवेशन एनर्जी से मल्टीप्लाई करना है, हर पाथ के इफेक्टिव को। ठीक है जीत, एक ही बार में पढ़ रहा हूं मैं सबकी, एक ही बार टाइप करो। तन्मय सही है, जीत का सही है, वरुण का गलत है, शिवांकर का गलत है। ठीक है बाकी देख ली मैंने, काफी सारे बच्चों का ठीक ठाक है। प्रथमेश ने एक गलती की है, नहीं आदित्य ने थोड़ी सी गलती की है, आदित्य टी ने। चलिए देखते हैं, यहाँ हो जाएगा वैसे शायद। तो एक काम तो मैं ये करता हूं कि रेट कांस्टेंट सबके सब 3:2:1 के रेशियो में है ना, ये रेशियो दिया, मैं एक्चुअल वैल्यू तो नहीं दी। तो मैं इसको 3 के बुला लेता हूं, इसको 2 के, इसको के, जस्ट टू कीप दिस रेशियो
है ना, फोकस 3:2:1 यानी 3K 2K K। तो K3 की वैल्यू K है, K2 2K है, K1 3K है, तो हम K की टर्म्स में ऐसा फीड कर देंगे। अब मुझे इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला लगा देना, E इफेक्टिव बराबर, इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी में क्या किया था, ऊपर क्या थी टर्म्स, K इफेक्टिव ऑफ ईच पाथ इनटू इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। तो पहले पाथ का K इफेक्टिव N1 K1, यहाँ पे 1 ही है, 1 टाइम्स K1, बट K1 की वैल्यू क्या है 3K, तो ये दोनों का हम एक साथ कर देंगे, तो 1 टाइम्स N1 K1, K1 हमारा क्या है 3K के बराबर। तो ये K इफेक्टिव ऑफ फर्स्ट पाथ इनटू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट पाथ प्लस, अब जिन बच्चों ने गलत किया है उनके साथ बताऊं दिक्कत क्या हो रही है, उनके साथ नहीं, मतलब ऐसे किसी के साथ भी हो सकती है, वही सिली मिस्टेक वाली बात कि आपको सब फॉर्मूला पता है लेकिन ये ध्यान नहीं दिया, अरे सर ये 1 वाला पार्ट भूल गए, ये नहीं किया। तो आप प्लीज ध्यान से करें, जो चीज आती है उसके नंबर खोने का गम सबसे ज्यादा रहता है, देखो एग्जाम में हमेशा कि यार ये तो आता था फिर भी गलत कर दिया अपन ने। 2K2, K2 क्या है 2K के बराबर, तो 2 टाइम्स K2 था, K2 की वैल्यू खुद क्या है 2K है, ये हो गया N2K2 इनटू एक्टिवेशन एनर्जी 60 प्लस एक टर्म और रह गई वो लिख लेते हैं, N3K3 यानी 3 टाइम्स K3, और K3 को हम क्या बुला रहे हैं K, तो प्लस में 3 टाइम्स ऑफ K N3K3 इनटू इसकी एक्टिवेशन एनर्जी 100। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी के अलावा इधर लिखे गए हैं आगे, 80 के आगे जो लिखा गया, 60 के इधर लिखा गया, ये क्या है K इफेक्टिव है हर पाथ के, और ये डेनोमिनेटर में समेशन के तौर पे आएंगे। तो इस सब के डेनोमिनेटर में क्या आएगा, ये जो फ्रंट में लिखा गया था 80 के आगे, 60 के आगे जो लिखा गया 4K, 100 के आगे जो लिखा गया 3K, अब ये आधा मिटता भी नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो इक्वल टू 780 अपॉन 10 आएगा, यानी 78 यूनिट यही वाली जो चल रही थी किलो जूल पर मोल। तो कुछ एक बच्चे ने यूनिट के साथ आंसर बताया, उसको बधाई, ठीक है। यूनिट्स की हैबिट रखो, कभी कुछ और गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए हम आदतों की बात करते हैं, ये नहीं हाँ पता है, हाँ सर यूनिट तो पता ही है, पता ही वाली बात नहीं होती, इट इज मैटर ऑफ हैबिट। कर लिया नोट, नहीं किया होगा कर लो। ओके, वैसे तो माइंड में नोट करना है, जैसे मैं कहता हूँ हमेशा, अप्रोचेस को ध्यान रखो कि क्या किया जा रहा है, वो ज्यादा प्रमुख है। घर पे सॉल्व करने की हैबिट डाल सकते हैं कि क्लास के अंदर अपन केवल हिंट लिख लें इसका सॉल्यूशन का, जैसी क्लास ओवर होगी सबसे पहले सवाल उठाएंगे, अपने से सॉल्व करेंगे, अगर नहीं कर पाए तो ठीक है। तो सीधा सरल फॉर्मूला था, इसमें तो कोई हिंट भी नहीं था, तो ऐसा कुछ था नहीं। कई बच्चे कहते सर 3 2 1 लेके कर लिए, कर सकते हो, रेशियो में कट जाता है वो। चलो भाई अगले सवाल पे आएंगे हम लोग। और अगला सवाल है ये वाला, ठीक है, थोड़ा ब्राइट ब्राइट दिखेगा ये, चलो ब्राइट में देखो एक बार, तब तक और व्यवस्थाएं करेंगे हम। बहुत ज्यादा चमक रहा है ना, यहाँ पे तो एरो है रिएक्शन का, E1 K1,
2E1 2K1, N E1 NK1। तो रिएक्टेंट ए ऐसे n पैरेलल पाथ में जा रहा है, सो A1 बनाता है, A2 बनाता है, अप टू AN बनाता है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि अपरेंट एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, EA अपरेंट n पैरेलल रिएक्शन से सेम ऑर्डर की। अच्छा, ऐसा कर सकते होंगे शायद, बट हाँ ट्राई कर सकते हैं, तब तक आप करो। अच्छा, ये सेलेक्ट ही नहीं कर रहा मैंने, ये हो रहा है। चलो छोड़ो ना, अभी तो हो गया। मेन काम की चीज आपको दिख रही होगी सवाल में, आंसर भी बता दिया गया है आदित्य द्वारा। कार्तिक ने भी आंसर बताया, लेकिन कार्तिक थोड़ा अलग है, कुछ गलत कर दिया तुमने। आयुष का आंसर ठीक है, नहीं आयुष एक चीज मिस कर दी, थोड़ा ध्यान से देखो। आदर्श का सही है, आदित्य व्यास का सही है, शिवांकर का भी सही नहीं है, थोड़ा सा गलत कर दिया। आयुष और शिवांकर ने सेम गलती की है। प्रियांश कुछ गलत कर दिया, थोड़ा सा ध्यान दो। आर्यन का भी गलत हो गया है। चलो देखते हैं, सरल सवाल है, बस फॉर्मूला लगा रहे। अच्छी बात यह है कि जो हमारा N1 N2 N3 का चक्कर था, एक ही कोफिशिएंट वो खत्म हो गए, वो 1 है। हर रिएक्शन में रिएक्टेंट का कोफिशिएंट N1 N2 N3 जो हमारे फॉर्मूले में होता था वो 1 हो गया। इसका होने का मतलब ये कि जो रेट कांस्टेंट दे रखे हैं वही के इफेक्टिव है, तो के इफेक्टिव लिखे हुए हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बगल में लिखी हुई है। आपको पता है के इफेक्टिव को उसके एक्टिवेशन एनर्जी मल्टीप्लाई करते ही है, तो ये टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई करते जाओ, जोड़ दो। ठीक है, तो पहली टर्म ओके, पहली टर्म K1E1 प्लस दूसरी टर्म 2K1 टाइम्स 2E1 प्लस ऐसे चलते चलते लास्ट में NK1 टाइम्स NE1 अपॉन एक्टिवेशन एनर्जी के अलावा जो बाकी जो बचा है वो ये आपको दिख रहे हैं डायरेक्टली उधर, K1 टू K1 अप टू NK1, ये के इफेक्टिव्स का सम। तो थोड़ा गौर से देखें तो ऊपर की तरफ से K1E1 कॉमन आ जाएगा, तो इसको इधर लिख रहा हूं मैं, K1E1 कॉमन, अंदर बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, नीचे K1 कॉमन आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस अप टू n, K1 से K1 स्ट्राइक आउट, n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 का स्क्वायर का सम। ठीक है, तो ये होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई टू बाई सिक्स, सॉरी, है ना। तो आप फॉर्मूला लगा देना मैथमेटिक्स आगे, ये आ जाता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, ये आता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। तो सॉल्व करने के बाद इसके बाद जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा 2n प्लस वन अपॉन 3 टाइम्स E1। ठीक है,
ये है। तो कुछ बच्चों ने लिखा था ये और अभी भी लिख रखा है 2n + 1/3। E1 को भूल गए गलती से, E1 है साथ में ना, ये एक छोटी सी मिस्टेक कुछ लोगों से हो रही है। आवाज बहुत लो हो गई है। ओके, आवाज लो ऐसे हो गई है क्योंकि ये मेरे एक तो चौथी क्लास है और चौथी क्लास के लिए चौथा चक्कर भी घर से, हर बार गया हूँ हर बार आया हूँ, तो घर के सारे काम वाम करके हो गई, खाना वाना बना के आधा, अब जाके बनाना है कंप्लीट। चलो, तो इसका उत्तर आ चुका है, ये लिखा है स्क्रीन पे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्लोज करते हैं, समय समाप्ति की घोषणा होने वाली है भाई, उस बैच के बराबर आना अपने को। क्लोज कर दो, कर दिया। ओके, एक बार फिर से सेव करते हैं, अगली स्लाइड पे जाते हैं, यहां पे आते हैं, इसको हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पैरेलल रिएक्शंस के अंदर ई इफेक्टिव ई इफेक्टिव कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला ध्यान रखो, दो सवाल हमने इसके अंदर देखे। दूसरा सिनेरियो है जब कॉम्प्लेक्स कोई रिएक्शन आ जाती है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एक और नाम होता था कंपोजिट रिएक्शन, आपके रिमाइंडर के लिए, क्योंकि उपयोग थोड़ा कम होता है, किसी दिन अचानक सामने आ जाएगा, घबरा ना जाओ, तो आज आपको बता दिया। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एक और नाम क्या था? कंपोजिट रिएक्शन। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर ये इफेक्टिव कैसे निकलेगा। पहले मैं आपको बताता हूं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर क्या कुछ बदल जाता है। क्या आपको ये याद है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होती है? एक से ज्यादा स्टेप में होती है। एलिमेंट्री सिंगल स्टेप में होती है, कॉम्प्लेक्स मल्टीपल स्टेप में होती है। मान लो, ये नोट नहीं करना है, मान लो कि हमारे पास में ए से बी बना, ये स्टेप 1 है मैकेनिज्म का, दूसरे स्टेप में बी से सी बना, तो एक्चुअल में रिएक्शन थी ए से सी और इसका रेट कांस्टेंट में के बुला रहा हूं। दिस वाज द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और इसका मैकेनिज्म जो प्रपोज किया गया, डिपेंडिंग सीइंग द काइनेटिक्स वगैरह को ऑब्जर्व करते हुए एक मैकेनिज्म प्रपोज किया लोगों ने कि ऐसा एक्सपेक्टेड लगता है कि इस तरह से हो रही होगी रिएक्शन, ए से बी बन रहा होगा रिवर्सिबली, फिर बी से सी बन रहा होगा। अब यहाँ पे आपको जितने एरो दिख रहे ना, जितनी डायरेक्शन है उतने रेट कांस्टेंट होते हैं। तो फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट सपोज k1 है, बैकवर्ड वाले का सपोज k2 है, इस सेकंड स्टेप का सपोज k3 है। सो माय पॉइंट इज, हर एक डायरेक्शन का अपना एक रेट कांस्टेंट है जो कि अर्हेनियस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, अपने आप में ये के अर्हेनियस इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो ओवरऑल के है पूरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, वो इसका जब रेट लो डिराइव किया जाता होगा, सपोज इसका रेट लो ऐसा आ जाता, सपोज देखो इधर रेट लो ऐसा आता, मैं एक एग्जांपल रैंडमली ले रहा हूं, रेट लो आ जाता k1 इंटू k3 स्क्वायर अपॉन k2 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C की पावर -1 या A स्क्वायर, कुछ भी मान लो, मैंने ऐसे लिख दिया अभी रैंडमली। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारा रेट लॉ का फॉर्मेट होता था R इज इक्वल टू K इंटू समथिंग, ये समथिंग की पावर नेट पावर जो होती थी वो ऑर्डर बताती थी। तो ये जो फ्रंट में लिखा रहता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के आगे इधर, ये आपका रेट कांस्टेंट होता है। तो अगर हमारा रेट लो ये आया था तो हमारा K बेसिकली क्या हो गया है, ये हो गया है। ये थोड़ी मैं आगे की बात बता रहा हूँ, कल वाली क्लास से एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे पास मैकेनिज्म्स वगैरह हम अगर पढ़ने के लिए पहुंच पाए तो मैकेनिज्म्स के अंदर, मैकेनिज्म के थ्रू हम रेट लो निकालेंगे खुद। अभी तो मैं रैंडमली बता रहा हूं ऐसे कि रेट लो सपोज ऐसा कुछ आ गया, तो यहाँ पर वो सारे हर एक पाथ के हर एक डायरेक्शन के रेट कांस्टेंट्स हैं, उनके कॉम्बिनेशन से एक कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन जनरेट हुआ है, ये हमारा रेट लॉ का के हो गया है, हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का के, या आप इफेक्टिव रेट कांस्टेंट बोल सकते हो। तो इफेक्टिव रेट कांस्टेंट की कॉरेस्पॉन्डिंग एक्टिवेशन एनर्जी, जैसे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्टिवेशन एनर्जी E1 रही होगी, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी E2 रही होगी, यहाँ पे E3 रही होगी। तो ये जो के आया है, इस के लिए एक्टिवेशन एनर्जी, इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इसकी चल रही है बात। ठीक है, तो ये तो हो गई बातें, इन्हीं बातों में मेरा समझ आता है। वैसे वरना मैं सीधा चालू कर दूं, बट मुझे ही फील नहीं आएगी फिर। चलो एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग और इसके आधार पे हम निकाल लेंगे। सपोज हमारे पास में के जो है रेट कांस्टेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, वो ऐसा आ रहा है k1 बाय k2 की पावर हाफ इंटू k3 बाय k4
इंटू K5। ठीक है, हम यहाँ पे लिख नहीं रहे लैंग्वेज अननेसेसरी की K1 K2 K3 क्या क्या है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मैकेनिज्म में पाए जाने वाले हर एक डायरेक्शन या स्टेप के रेट कांस्टेंट्स। दिस इज रेट कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो उसके फाइनल रेट लॉ को देख के ऐसा कुछ आ रहा है। तो अब हमारा टारगेट है ए इफेक्टिव और ई ए इफेक्टिव निकालना। ठीक है, तो एक सवाल के जैसे मैं इसको लिख रहा हूँ, लैंग्वेज दे रहा हूँ कि ए इफेक्टिव क्या होगा और ई ए इफेक्टिव क्या होगा। ई ए इफेक्टिव, चलो लिख लिया मैंने ई इफेक्टिव आज, वरना मैं सीधा ई इफेक्टिव लिख दिया करता हूँ। ठीक है, चलते अगली स्लाइड पे। अगर नोट कर लिया हो तो 1 मिनट से ज्यादा ले लेंगे हम, इसको तो कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम बराबर हो जाएंगे दूसरे बैच के साथ भी, चारों बैच बराबर होंगे। नोटेड? ओके, अगली स्लाइड पे आते हैं। अब मैं करने वाला हूं क्या, अर्हेनियस इक्वेशन का इस्तेमाल। कौन सी वाली? वो जो थर्ड वाला फॉर्मेट था, k बराबर a इंटू ई की पावर माइनस ए बाय आर टी। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है k, इसको एक्चुअली k इफेक्टिव बोल देंगे हम। ठीक है, k ही बोलो। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो k है, उसके लिए हमारे पास अर्हेनियस इक्वेशन आ जाएगी a इफेक्टिव इंटू ई इफेक्टिव या ई ए इफेक्टिव। वो लिखने में आलस आता था, ऐसे लिख देते हम। सॉरी, क्या कर रहा हूं मैं, a इंटू ई की पावर है ना, अर्हेनियस इक्वेशन लगा रहे हैं, a इंटू ई की पावर माइनस ई ए इफेक्टिव बाय आर टी। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट हो गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड में K1 की जगह पे लिखा A1 इंटू ई की पावर माइनस EA1 बाय आर टी। K2 की जगह पे लिखा A2 इंटू ई की पावर माइनस EA2 बाय आर टी, और इस पूरे की पावर क्या है, हाफ K3 यानी कि A3 इंटू ई की पावर माइनस EA3 ओवर आर टी अपॉन K4 यानी A4 इंटू ई की पावर माइनस EA4 बाय आर टी, और लास्ट टर्म A5 इंटू ई की पावर माइनस EA5 अपॉन आर टी। ठीक है, K1 K2 K3 K4 K5 अर्हेनियस इक्वेशन के हिसाब से लिख लिया गया है, आपने भी लिख लिया होगा। तो राइट हैंड साइड क्या हो जाती है, मैं लिख देता हूँ। राइट हैंड साइड को आप घर पे थोड़ा तसल्ली से देख लेना क्लास के बाद में। A1 बाई A2 की पावर हाफ, A3 बाई A4, A5, ये एक टर्म सारी A वाली इकट्ठी कर दी, और E की पावर सारी इकट्ठा लिख दिया, E की पावर माइनस हाफ टाइम्स EA1 माइनस EA2 प्लस EA3 माइनस EA4 प्लस EA5 comparing the two sides. A effective A1 by A2 power half A3 by A4 A5 E effective कंपेयर करने पे हाफ ऑफ EA1 माइनस EA2 प्लस EA3
माइनस EA4 प्लस EA5 RT टर्म लिखेंगे ना अपॉन RT। ठीक है, यहाँ पे अपॉन में RT। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। और इधर भी कहा गया। कर लिया नोट? ओके, सुनेंगे 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 ना। वैसे क्लास ऑफ कोर्स ओवर हो गई, ऊपर ले लें थोड़ा समय। एक चीज ध्यान दो, मैं इसको बस याद रखने सरल तरीका बता रहा हूं, ठीक है? इतना में करना नहीं पड़ेगा कि हर बार ये सब ऐसे लिख के करेंगे। तो पीछे वाली स्लाइड पे जाके एक ही बार में बता दूंगा, सब बच्चे ध्यान सुनेंगे। अगर आपसे ए इफेक्टिव पूछते ना और ऐसे के दे रखे हो, तो इनको मिटा के A1 A2 A3 A4 A5 लिख लो। जैसा के का एक्सप्रेशन दिया है बिल्कुल सेम ए का होगा, A1 A2 A3 A4 A5 पावर हाफ। ए का काम खत्म। इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको ये करना है कि जो जो पावर है वो हमेशा आगे मल्टीप्लीकेशन में आएगी, ठीक है? पावर बिकम्स मल्टीप्लीकेशन, डिविजन बिकम्स सब्ट्रैक्शन, रिलेट होता है। मल्टीप्लीकेशन बिकम्स सम, जैसे लॉग में होता है, लॉग लेने पर पावर मल्टीप्लीकेशन में आती है, लॉग लेने पे डिविजन सब्ट्रैक्शन में बदलता है, और मल्टीप्लीकेशन सम में। बस यही है। तो मुझे वो सब नहीं देखना है, आज के बाद मैं डायरेक्ट करूंगा। ये पहले वाले के लिए देखो, पावर है ना तो मल्टीप्लीकेशन में आ गई, फिर ये डिवीजन है तो इनकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट होगी, EA1 माइनस EA2, और पावर केवल इसके लिए थी तो इसके लिए आगे लगा दी। फिर इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन, उसके लिए क्या आएगा? प्लस का साइन, ब्रैकेट चालू कर लो। ये वाला पार्ट क्या है? डिवीजन, तो डिवीजन में क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है। सॉरी 3 है यहाँ पे ना, 3 4, और लास्ट में मल्टीप्लीकेशन, तो फिर से एडिशन। तो जहां जहां मल्टीप्लीकेशन था यहाँ मल्टीप्लीकेशन था, एडिशन। इन दोनों ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लीकेशन तो एडिशन, बीच में या डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन, डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन, पावर है तो मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, दैट्स इट। ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है? हाँ, वही लॉग लेकर लिख दो, मिटा दो, ऐसा सोच लो। इसका लॉग लेकर लिख दो और मिटा दो, ठीक है? चलिए, खाना खाएं बढ़िया से, अच्छी लंबी नींद ले, रिकॉल करने बाद सब कुछ ना। और हम मिलेंगे कल सुबह 10:30 बजे, 10:30, ठीक है? चलो, टेक केयर ऑल ऑफ यू। अच्छा, स्लाइड शो चाहिए कुछ बच्चों को ना? 4 स्लाइड है, 5 स्लाइड है टोटल, आज जल्दी हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलिए, टेक केयर ऑफ यू, मिलते हैं कल।